वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो देखो, पिछली वीडियो में हमने पेज नंबर 44 तक के पढ़ दिया था। इस वीडियो में हमें पेज नंबर 45 से पढ़ना है। तो चलो शुरू करते हैं। बाबा साहब कहते हैं, पूना में अछूतों के लिए यह आवश्यक था कि जहां कहीं भी वह जाए अपने थूकने के लिए मिट्टी का एक बर्तन अपनी गर्दन में लटका कर चले, क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं जमीन पर पड़ने वाले उसके थूक से अनजाने में वहां से गुजरने वाला कोई हिंदू अपवित्र हो जाए। मैं हाल ही में के कुछ और तथ्यों को भी यहाँ उल्लेख करना चाहता हूँ। मध्य भारत की बलाई नाम की एक अछूत जाति पर हिंदुओं द्वारा किए गए जाने पर अत्याचार का जिक्र करना काफी होगा। 4 जनवरी 1928 के टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट आप देंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया के संवाददाता ने समाचार दिया था कि कनरिया, बिचौर, हाफसी, बिचौली, मर्दाना गांव तथा इंदौर जिले, इंदौर रियासत के 15 अन्य गांव की उच्च जाति के हिंदुओं ने अर्थात कालोटा, राजपूत और ब्राह्मणों ने, जिनमें पटेल और पटवारी भी शामिल है, अपने अपने गांव के बलाइयों को सूचित किया कि यदि वे उनमें वहां रहना चाहते हैं तो उन्हें नियमों का अवश्य पालन करना होगा। पहला, बलाई सुनहरी गोटेदार किनारे की पगड़ियां नहीं बांधेंगे, वे रंगीन या फंसी किनारे की धोतियां नहीं पहनेंगे। तीसरा, वे किसी हिंदू की मृत्यु पर मृतक के संबंधियों को, चाहे वे कितनी भी दूर क्यों ना रहते हो, मरने की सूचना देंगे। सभी हिंदुओं के विवाह में बलाई लोग बारात के आगे और विवाह के दौरान बाजा बजाएंगे। बलाई स्त्रियां सोने या चांदी के आभूषण नहीं पहनेगी, वे फैंसी गाउन या जैकेट भी नहीं पहनेगी। बलाई स्त्रियों को हिंदू स्त्रियों के प्रसव के सभी मामलों में देखभाल करनी होगी। बलाई लोगों को बिना कोई पारिश्रमिक मांगे सेवा करनी होगी। हिंदू उन्हें जो कुछ खुश होकर दे लेना होगा। अगर बलाई लोग इन शर्तों का पालन करना स्वीकार नहीं करते हैं तो उन्हें गांव को छोड़ना होगा। बलाई लोगों ने उन्हें मानने से इनकार कर दिया और हिंदुओं ने उनके विरुद्ध कार्रवाई की। बलाइयों को गांवों के कुएं से पानी भरने नहीं दिया, उन्हें अपने पशुओं को चराने के लिए नहीं ले जाने दिया। बलाई लोगों को हिंदुओं की भूमि से गुजरने की मनाही कर दी, ताकि यदि किसी बलाई का खेत हिंदुओं के खेत से गिरा हो तो बलाई अपने ही खेत तक ना पहुंच सके। हिंदुओं ने अपने पशुओं को भी बलाइयों के खेतों में चरने के लिए छोड़ दिया। बलाइयों ने इन अत्याचार के विरुद्ध दरबार में याचिकाएं दायर की, किंतु चूंकि उन्हें समय पर कोई राहत नहीं मिली और अत्याचार जारी रहा, तो सैकड़ों बलाई लोग अपने बाल बच्चों सहित अपने घरों को, जहां वे पीढ़ियों से रहते थे, छोड़कर संपरिवर्तित रियासत अर्थात देवास, बागली, भोपाल, ग्वालियर तथा अन्य रियासत के गांव में जाकर बसने के लिए मजबूर हो गए। अपने नए घरों में उनकी क्या स्थिति रही उस पर फिलहाल हम विचार नहीं करेंगे। गुजरात में कविता की घटना तो पिछले ही वर्ष घटी है। कविता के हिंदुओं ने अछूतों को आदेश दिया कि वे अपने बच्चों को सरकार द्वारा चलाए जा रहे गांव के आम स्कूल में ना भेजे। हिंदुओं की इच्छाओं के विरुद्ध नागरिक अधिकार का प्रयोग करने का साहस करने के लिए कविता के अछूतों को कितने कष्टों का सामना करना पड़ा सभी जानते हैं, इसे विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। एक अन्य घटना गुजरात में अहमदाबाद जिले के जानू गांव में हुई। नवंबर 1935 में संपन्न परिवारों की कुछ अछूत महिलाओं ने धातु के बर्तन में पानी लाना प्रारंभ कर दिया। हिंदुओं ने अछूतों द्वारा धातु के बर्तनों के प्रयोग को अपने सम्मान के विरुद्ध समझना और अछूत महिलाओं पर इस गुस्ताखी के लिए हमला किया। एक बहुत नई घटना की सूचना जयपुर रियासत में चकवारा में हुई। समाचार पत्रों में छपी सूचना से पता चला कि चकवारा के एक अछूत ने, जो तीर्थ स्थान के बाद घर लौटा था, अपने धार्मिक अनुष्ठान को पूरा करने के लिए गांव के अपने अछूत भाइयों को भोज देने की व्यवस्था की थी। मेजबान की इच्छा थी कि मेहमान को बहुमूल्य भोजन खिलाया जाए और उसमें घी से युक्त व्यंजन भी परोसे जाए, किंतु उस समय अछूत लोग भोजन कर रहे थे, तो सैकड़ों की संख्या में हिंदू लाठियां लेकर वहां पर दौड़े और भोजन को खराब कर दिया और अछूतों को बुरी तरीके से पीटा। परोसे गए भोजन को छोड़ मेहमान अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। निसहाय अछूतों पर ऐसा प्राणघातक आक्रमण क्यों किया गया, इसका जो कारण बताया गया था वह यह था कि अछूत मेजबान इतना घृष्ट था कि उसने घी का प्रयोग किया और उसके अछूत मेहमान इतने मूर्ख थे कि वे उसे खा रहे थे। घी निसंदेह अमीरों के लिए एक विलास की वस्तु है, किंतु कोई भी यह नहीं सोचेगा कि ऊंचे सामाजिक स्तर का प्रत्येक चकवारा के हिंदुओं ने दूसरा अर्थ लिया और उन अछूतों द्वारा उनके पास की गई गलती के हिंदुओं के धार्मिक को क्रोध में उनमें बदल लिया, जिन्होंने अपने भोजन में घी परोसकर उनका अपमान किया था। उन्हें यह जानना चाहिए था कि हिंदुओं के सम्मान की बराबरी नहीं कर सकते। इसका अर्थ यह है कि किसी अछूत को घी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करना हिंदुओं के प्रति उद्दंडता है। यह घटना 1 अप्रैल 1936 या उसके आसपास की है, एग्जैक्ट नहीं पता। इन तथ्यों को बताने के बाद मैं सामाजिक सुधार के बारे में बात करूंगा।
ऐसा करने में जहां तक हो सकता है श्री बैन जी का अनुसरण करूंगा। मैं राजनीतिक प्रवर्तक के हिंदू से पूछता हूँ, जब आप अपने ही देश के अछूतों जैसे एक बड़े बहुत वर्ग को सार्वजनिक स्कूल का प्रयोग नहीं करने देते, तो क्या आप राजनीतिक सत्ता के योग्य हैं? जब आप सार्वजनिक कुओं का प्रयोग नहीं करने देते, तो क्या आप राजनीतिक सत्ता के योग्य हैं? जब आप उन्हें आम सड़क के प्रयोग नहीं करने देते, तो क्या आप राजनीतिक सत्ता के योग्य हैं? जब आप उन्हें अपनी पसंद के आभूषण और वेशभूषा धारण करने नहीं देते, तो क्या आप राजनीतिक सत्ता के योग्य हैं? जब आप उन्हें उनकी पसंद का भोजन नहीं करने देते, तो क्या आप राजनीतिक सत्ता के योग्य हैं? मैं इस प्रकार के श्री बैनर को उत्तर देते, किंतु ये प्रश्न काफी नहीं होंगे। मैं व्यग्र हूं यह जानने के लिए श्री बैनर्जी क्या उत्तर देते। मुझे यकीन है कि कोई भी समझदार व्यक्ति इसका हाँ में उत्तर देने का साहस नहीं करेगा। प्रत्येक कांग्रेसी को जो श्री मिल के इस सिद्धांत को मानता है कि एक देश दूसरे देश पर शासन करने योग्य नहीं है, इस बात को स्वीकार करनी चाहिए कि एक वर्ग दूसरे वर्ग पर भी शासन करने के योग्य नहीं है। तब यह कैसे हुआ कि सामाजिक सुधार दल लड़ाई हार गया? इससे सही रूप में समझने के लिए बात पर ध्यान देना जरूरी होगा। समाज सुधारक किस प्रकार के समाज सुधार के लिए आंदोलन कर रहे हैं, इस संबंध में यह आवश्यक है कि हिंदू परिवार के सुधारों के अर्थ में समाज सुधार और हिंदू समाज के पुनर्गठन तथा पुनर्निर्माण के अर्थ में समाज सुधार, इन दोनों में अंतर किया जाए। पहले प्रकार के समाज सुधार का संबंध विवाह, विधवा विवाह, बाल विवाह आदि से है, जबकि दूसरे प्रकार के समाज सुधार का संबंध जाति प्रथा के उन्मूलन से है। सामाजिक सम्मेलन में एक ऐसी संस्था थी जिसका संबंध मुख्य रूप से ऊंची जाति के प्रबुद्ध हिंदुओं से था, जो जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए आंदोलन करना आवश्यक नहीं समझते थे या उनमें इसके लिए आंदोलन करने का साहस नहीं था। उन्होंने जबरन विधवापन, बाल विवाह जैसी बुराइयों को जो उनमें फैली हुई थी, जिन्हें वे खुद महसूस करते थे, दूर करने की भारी आवश्यकता को महसूस कर रहे थे। वह परिवार के सुधार के प्रश्न पर ही केंद्रित थे। इसका संबंध जाति प्रथा को तोड़ने के अर्थ में समाज सुधार से नहीं था। समाज सुधारकों ने इस मुद्दे को कभी नहीं उठाया। यही कारण है कि सामाजिक सुधार दल समाप्त हो गया। मैं जानता हूं कि यह दलील इस तथ्य को नहीं बदल सकती कि राजनीतिक सुधार को वास्तव में सामाजिक सुधार से वरीयत मिली, किंतु तर्क का अगर अधिक नहीं हुआ तो इतना मूल्य तो है ही कि इससे स्पष्ट होता है कि समाज सुधारक क्यों सफल नहीं हुए। इसमें हमें यह भी समझने में सहायता मिलेगी कि राजनीतिक सुधारों ने सामाजिक सुधार दल के ऊपर जो विजय प्राप्त की वह कितनी सीमित थी। यह विचार कि सामाजिक सुधार के राजनीतिक सुधार से पहले होने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा विचार केवल तभी उत्पन्न होता है जब ये समाज सुधार का अर्थ परिवार का सुधार हो। यह तथ्य कि राजनीतिक सुधार समाज के पूर्ण संगठन के अर्थ में सामाजिक सुधार के ऊपर वरीयत प्राप्त नहीं कर सकता, एक ऐसा शोध प्रबंध है जिस पर मैं समझता हूं कि मतभेद नहीं हो सकता। राजनीतिक संविधान के निर्माताओं को सामाजिक शक्तियों को ध्यान में रखना चाहिए। इस तथ्य को फ्रेडरिक लेजले जैसे महान व्यक्ति ने स्वीकार किया है कि कार्ल मार्कस का मित्र और सहकर्मी था। 1862 में प्रेशिया की एक सभा में लेजल ने कहा था, संवैधानिक प्रश्न सर्वप्रथम अधिकार के प्रश्न नहीं बल्कि शक्ति के प्रश्न होते हैं। किसी देश के वास्तविक संविधान का अस्तित्व उस देश में विद्यमान शक्ति की वास्तविकता स्थिति में ही होता है। अतः राजनीतिक संविधान का मूल्य और स्थायित्व केवल तभी होता है जबकि वे शक्ति की उन शर्तों को सही ढंग से प्रकट करते हैं जो किसी समाज में विद्यमान होती है। किंतु एशिया जाने की जरूरत नहीं, घर में ही उसके प्रमाण है। उस सांप्रदायिक अधिनिर्णय की क्या महत्व है? उसमें विविध जातियों और समुदायों के परिभाषित अनुपातों में राजनीतिक सत्ता का आवंटन हो। मेरे विचार से इसका महत्व इस बात में है कि राजनीतिक संविधान को सामाजिक संगठन को ध्यान में रखना चाहिए। इसमें प्रकट होता है कि ऐसे राजनीतिक जिन्होंने यह नहीं माना कि भारत की सामाजिक समस्या का राजनीतिक समस्या पर कोई प्रभाव है, वह संविधान तैयार करने में सामाजिक समाज को मानने के लिए बाध्य हुए। कहने का तात्पर्य यह है कि सांप्रदायिक अधिनिर्णय सामाजिक सुधार की अपेक्षा में उत्पन्न प्रतिशोध है। यह सामाजिक सुधार दल के लिए विजय है, पर जो यह दिखता है कि वे हार गए, किंतु उनका सामाजिक सुधार के महत्व पर बल देना ठीक था। मैं जानता हूं कि बहुत से लोग इस तथ्य को स्वीकार नहीं करेंगे कि इस प्रकार का विचार अभी मौजूद है, और इस बात पर विश्वास करना अच्छा लगता है कि सांप्रदायिक अधिनिर्णय अस्वाभाविक है और यह नौकरशाही तथा अल्पसंख्यकों के बीच एक अपवित्र गठबंधन का परिणाम है। अगर यह कहा जाए कि सांप्रदायिक अधिनिर्णय में एक अच्छा साक्ष्य नहीं है, तो मैं अपने मत के समर्थन में इस पर एक साक्ष्य के रूप में भरोसा नहीं करना चाहता। आयरलैंड को लीजिए,
आयरिम रोम रूल का इतिहास क्या बताता है? हम सब जानते हैं कि अल्फ्रेड और दक्षिण आयरलैंड के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत के दौरान दक्षिणी आयरलैंड के प्रतिनिधि श्री रैंडमंड ने अलिस्टर को समस्त आयरलैंड के लिए समान रोल होम रूल संविधान के अंतर्गत लाने के लिए अलिस्टर के प्रतिनिधियों से कहा था। आप जिस राजनीतिक सुरक्षा को पसंद करते हैं उसकी मांग करें, आपको वह मिलेगा। पता है अलिस्टर के लोगों ने क्या जवाब दिया? उनका उत्तर था, धिक्कार है, आपकी सुरक्षा को हम किसी भी शर्त पर अपने ऊपर आपका शासन नहीं चाहते। जो लोग भारत में अल्पसंख्यकों पर दोषारोपण करते हैं उन्हें इस बात पर विचार करना चाहिए कि यदि अल्पसंख्यक वह रवैया अपना लेते हैं जो अलिस्टर ने अपनाया था तो बहुसंख्यक की राजनीतिक आकांक्षाओं का क्या होता? आयरिश होम रूल के प्रति अलिस्टर के रवैये को देखते हुए क्या यह कुछ भी नहीं है कि अल्पसंख्यक उस बहुसंख्यक के शासन में रहने को सहमत हो गए जिसने राजनीति की कोई अधिक भावना नहीं दिखाई और क्यों उनके लिए सुरक्षात्मक उपायों की व्यवस्था की, किंतु यह केवल आकस्मिक है। परंतु मुख्य प्रश्न यह है कि अलिस्टर ने ऐसा रवैया क्यों अपनाया। यहीं पे खत्म करना है पेज नंबर 48 पर। अगले वीडियो में पेज नंबर 49 से शुरू करेंगे, ठीक है। और सुनो, मैं एक दो शब्द बोलते हुए इधर उधर भटक जाता हूँ, मैं एक दो शब्द गलत बोल देता हूँ क्योंकि लगातार पढ़ने की वजह से जुबान जो है वो डगमगा जाती है, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। और अब आगे ये सीरीज तो मैं चलाऊंगा, लेकिन जो मेन पार्ट होते हैं वो मैं तुम्हें आगे बताता जाऊंगा कि किसके ऊपर मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।